कुछ काम दिया था कि किस तरह आप लोगों को वहाँ पर जो हम भाषा के संदर्भ में पढ़ते हैं या फिर व्याकरण के संदर्भ में जो हम पढ़ते हैं, किस तरह किस अनुक्रमा में या फिर जो अनुक्रमा हम सीखते आए हैं उसी अनुक्रमा में क्यों है ना। तो आप लोगों ने जानने के लिए कोशिश किए होंगे या फिर आप लोगों को इसके बारे में उत्तर भी मिला होगा। तो अगर उत्तर ढूंढे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर उत्तर नहीं ढूंढे हैं तो हम हैं यहाँ पर शिक्षक आपको जो भी समस्या है उसका हल करने के लिए। तो ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में ये जानेंगे कि हम इसी अनुक्रमा में क्यों सीखते आ रहे हैं। तो छात्रों जानिए कि जो भी हमारे लिए भाषा के संदर्भ में व्याकरण के संदर्भ में नियम के रूप में जो बनाया गया है या फिर जिस तरह हमें इसे ऐसे ही रखना है, इसे ऐसे ही सीखना है, इसे इसी तरह इस्तेमाल करना है जो आया हुआ है, तो उसके लिए कारण है। क्यों कारण है? तो भाषा को भी विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है, भाषा को विज्ञान के रूप में ही जो है सिखाया जाता है, भाषा का अध्ययन भी विज्ञान के रूप में ही जो है सिखाया गया है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर भाषा को भी भाषा विज्ञान संबंधित जो है कुछ बातें, कुछ नियम हैं जो यहाँ पर लागू होते हैं। तो भाषा विज्ञान एक विषय है जो भाषा को वैज्ञानिक या फिर विज्ञान के तौर पर जो है पढ़ाई करता है। ठीक है, तो उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ये जो है ये अनुक्रमा जो है मुझे ये बताना है मुख्य तौर पर। तो यहाँ पर देखिए अ आ इ ई जिन्हें हम स्वर कहते हैं, है ना। तो ये जो स्वर है तो उसके लिए कारण है अ आ ई उच्चारण करके देखिए। हमारे जो भाग है मतलब भाषा के लिए ध्वनि है, तो ये जो ध्वनि निकलती है, उच्चारण जो हम करते हैं उसकी जो आवाज़ निकलती है, तो उसकी जो अनुक्रमा है या फिर जिस तरह हमारे अंदर से या फिर मुंह के भाग से या फिर जीभ जो हम कहते हैं, जीभ जानते हैं ना आप लोग, जो इसे जीभ कहा जाता है, तो इसके द्वारा इसके स्पर्श से जो है हम उच्चारित करते जाते हैं। कल्पना कीजिए या फिर आप लोग कोशिश करके भी देख सकते हैं, अगर हमें जीभ नहीं होता तो हम लोग क्या बात कर सकते थे? क्या हमारी आवाज़ निकल सकती है? नहीं है छात्रों, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जीभ की आवश्यकता है हमारे भाषा के उच्चारण के संदर्भ में। तो इसीलिए जीभ जिस तरह का उच्चारण करने में मदद करता है, सहायता करता है, उसकी जो क्रमगति है तो उसके आधार पर ये अ आ इ की रचना किया गया है। अ आ देखिए कहीं पर भी नहीं लगता है, जीभ अपनी जगह पर है, हिलता नहीं है। कोशिश कीजिए अ आ ई है ना, कहते हैं ना जीभ के यहाँ पर काम नहीं है, जीभ नहीं है, लेकिन आवाज़ निकल रही है, आवाज़ आती है। अ कहते हैं आवाज़ आई, उच्चारण हुआ, तो ये जो आवाज़ है, ये जो ध्वनि है, तो जीभ के कारण ही है। तो आप लोग जीभ बंद कीजिए, जीभ से मुंह को बंद करके अ का उच्चारण करके देखिए, हो सकता है क्या? अ का पूर्ण उच्चारण नहीं है, आवाज़ आ रही है लेकिन अ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है। आ का आता है, नहीं है ना। तो इसी तरह जो है इस उच्चारण के द्वारा कहा जाता है कि ध्वनि जो निकलती है, उच्चरित जो अक्षर है, तो वो जीभ के माध्यम से जहाँ से निकलता है, कंठ भाग से, ऊपर के भाग से जैसे निकलता है, उसके आधार पर अ आ ई उ जो है उसकी रचना किया गया है। अ से अम अह तक ये स्वर है, स्वतंत्र है, क्योंकि अक्षर किसी से मिले नहीं है, तो इसी कारण से स्वतंत्र कहलाते हैं। तो इसी के अनुक्रमा में जो है व्यंजन है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ भी मैंने कहा था ये जो व्यंजन हम सीखते हैं इसी अनुक्रमा में क्यों है। पहले क वर्ग ही है और उसके बाद च वर्ग है, ट वर्ग है, त प वर्ग है। क्यों हम इसे पहले से सीखते हैं? पहले प वर्ग सीख सकते हैं ना, प का हम लोग या फिर प प भ भ म जो है उसे हम कह सकते थे, क ही क्यों कह रहे हैं? कारण है छात्रों इसके लिए। तो देखिए पहले क वर्ग है, क वर्ग में ख ख ग ग ञ आता है, तो ये जो है क क उच्चारण आप लोग भी करके सीख सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान है, विज्ञान के रूप में हम भाषा को पढ़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसे हम प्रयोग से हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करके ही देंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ये। ठीक है, आज की मेरी कक्षा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और आप लोगों को भी इस सभी का प्रयास करना जरूरी है। क ख ग ग ञ उच्चारण करके देखिए छात्रों, जो उच्चारण है क ख घ घ ञ, जो कंठ का भाग है, मतलब पूर्ण एज है कंठ, जहाँ पर हमारे ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि निकलने वाला स्थान है, यहाँ से ही उच्चारण निकलता है ना, यही आता है। यहाँ से जो उच्चारित भाग है तो ख यहीं पर बैठता है, आगे तक नहीं आता है, ख कंठ के भाग में ही रहता है, ख ख घ घ ञ। ठीक है,
तो वहाँ पर ऊपर तक या फिर मुंह के भाग तक नहीं आता है, इसी कारण से इसे पहली अनुक्रमा में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद च वर्ग है, च है, तो च का उच्चारण करके देखिए, छ छ ज झ ञ, है ना, उच्चारण कीजिए। क पीछे था, च उससे थोड़ा आगे है, छ लगता है ऊपर, जीभ के भाग जो है ऊपर के भाग पर, हमारे मुंह के अंदर में कह रहे हैं, मुंह का अंदर जो जीभ ऊपर के भाग पर लगकर उच्चारित होता है, छ छ ज झ ञ, है ना। तो इस कारण से मतलब क का जहाँ पर उच्चारण हो रहा है पीछे के भाग से, उसके आगे के भाग से छ का उच्चारण होता है, च वहीं से ही आवाज आती है, फिर च वर्ग की जो ध्वनि है वहीं से होती है, तो इसीलिए छात्रों च वर्ग दूसरे स्थान पर है। उसके बाद ट वर्ग है, तो देखिए ट वर्ग का भी हम उच्चारण करेंगे, ट ठ ड ड न, सही है। ठ देखिए ठ का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ प्राण ठ है, ट है, तो देखिए जीभ काम कर रहा है, जीभ ऊपर लगकर नीचे आ रहा है, तभी उच्चारण हो रहा है। तो देखिए इससे पहले क की आप लोग याद रखिए, छ की आप लोग याद रखिए, ट की याद रखिए, आप भी वहाँ पर अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे जीभ कहाँ लग रहा है, अंदर मुंह के अंदर भाग में कहाँ पर लग रहा है। तो ट जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो उसके थोड़े से आगे के भाग पर जीभ लगता है, ट ठ ड ढ न, सही है। तो इसीलिए ट वर्ग जो है तीसरी अनुक्रमा में है, तीसरी पंक्ति में है। ट हो गया, ट के बाद त है, तो देखिए त वर्ग का उच्चारण करेंगे, त वर्ग जो है त थ द द न, है ना। तो ये जो वर्ग है त वर्ग, तो इसे जो है हम बीज या फिर जीभ जो यहाँ पर दांत के बीच में होकर आता है, जीभ के जो भी लग रहा है या फिर जिस तरह अब तक लग रहा था, क वर्ग के संदर्भ में, च वर्ग के संदर्भ में, ट वर्ग के संदर्भ में, तब जो है मुंह के अंदर ही थे, सभी तीनों वर्ग मुंह के अंदर से आ गए। अभी त का उच्चारण कर रहे हैं, त वर्ग का उच्चारण करते संदर्भ में हम लोगों को जीभ के साथ क्या है, अभी दांतों की आवश्यकता है। देखिए और एक बार उच्चारण कीजिए, त, जीभ दोनों दांतों के बीच से होकर निकल रहा है, थ द ध न, है ना। तो इस प्रकार जो है जीभ दांतों के बीच से जो निकलता है, इस कारण से जो है त वर्ग हम लोग चौथे स्थान पर रखे हैं या फिर चौथी अनुक्रमा में वो है। और उसके बाद है अंतिम प वर्ग, प का भी उच्चारण करेंगे। देखिए प फ भ भ म, ठीक है, प वर्ग है। उच्चारण आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, आप भी प्रयोग में कीजिए। प का उच्चारण कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम लोग, जीभ है साथी में, मुंह होंठों पर लग रहा है, दोनों होंठ लगेंगे तभी मात्र उच्चारण हो रहा है। प दोनों होंठ लगकर निकल रहे तभी आवाज बाहर आ रही, तभी ध्वनि बाहर आ रही है। प फ ब भ म, है ना। तो ये जो है प का वर्ग है। तो प अंतिम अवस्था में है, मुंह को लगकर आ रहा है, तो इसीलिए जो है प अंतिम वर्ग या फिर अंतिम स्तर पर रखा गया है। 5 वर्गीकरण हम लोगों ने किया है, 5 वर्ग हम लोग देखते हैं व्यंजन में। तो जिस तरह अनुक्रमा में इन्हें रखा गया है, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त प वर्ग, पांचों वर्ग अलग अलग है, लेकिन इसे इसी अनुक्रमा में सिखाने का, रखने का कारण यही है। तो जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं, उस संदर्भ में हम लोगों को इसे ध्यान में रखना है। भाषा विज्ञान के तौर पर कई सारे विद्वानों ने जो है इसका सही रूप में अध्ययन करके जो है इसका इस तरह का हमारे स्वर व्यंजनों का जो है स्वरूप हम लोगों के सम्मुख रखे हैं। तो मैंने कहा था, फिर आप लोगों के कुछ छात्रों के बीच में या फिर उनके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि इस तरह कहने के लिए या फिर इसी तरह करने के लिए कहने, मैंने भी प्रश्न किया था आप लोगों से, तो शायद आप लोगों को भी लगा होगा कि ये सारे बुद्धू है, हमारे विद्वान कोई भी बुद्धू नहीं है। जो हमारे लिए नियम बनाकर रखे हैं, बनाए गए हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी शंका आ जाए कि यहीं पर ही ऐसा ही क्यों, तो सभी के लिए उत्तर है। इसलिए मैंने कहा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका हल न हो, पहले हमें प्रश्न करना है, प्रश्न करेंगे तभी मात्र उत्तर क्या है समझ में आता है, प्रश्न ही नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे आ जाएगा, सही है ना। तो इसीलिए ध्यान में रखिए
एक जो वर्गीय है या फिर व्यंजन को जिस तरह हम लोग किए हैं, तो अंतिम है य र ल व, तो ये जो है जिसे हम अवर्गीय के विभाग में जो है रखते हैं ना, तो ये अवर्गीय है जिसे हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, ये बिंदास है, अपने आप में है, तो इसीलिए जो है इनको जो है हम अंतिम रखे हैं। इसे हम वर्गीकृत व्यंजन कहते हैं, अवर्गीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। य र ल व श स ह क्ष ज्ञ, तो उच्चारण के आधार पर ये अभिन्न है, तो जिसे हम अनुक्रमा के रूप में नहीं रख सकते, जिसे हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अवर्गीय है। ये वर्गीय है जिसे हम लोगों ने वर्गीकरण किए हैं। कैसे वर्गीकरण? क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उनका संबंध जो है उन 5 अक्षरों को मिलकर है। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं, तो इसीलिए ध्यान में रखिए छात्रों, जिस तरह हम लोग यहाँ पर व्यंजन को देखते हैं, बचपन से सीखते आए हैं और हम लोगों को हमेशा इसी अनुक्रमा में सिखाया गया है। व्यंजन कहते ही पहले हमारे मुंह में क ही आता है, क ख ग घ ञ। आप सभी जो उच्चारण है एक बार आराम से बैठकर उच्चारण करके देखिए, किस तरह जो है हमारा जीभ हो या फिर मुंह का भाग हो, दांत सभी जो मुंह के अंदर के भाग है किस तरह के काम कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ध्वनि निकल रही है और आवाज़ आ रही है, और वही आवाज़ क्या है? उच्चारण के संदर्भ में है। समझ में आ गया? तो इसी कारण से है कि ये जो भाग है ये बहुत ही आवश्यक है। तो कहीं पर प्रश्न आता है तो हम लोग जो है कह आसानी से कह देते हैं, हमें पता नहीं, हमें ऐसे सिखाया गया है इसलिए हम ऐसे सीखे हैं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, कह देते हैं आसानी से, लेकिन ऐसा कहना अच्छा नहीं होता है। हमें ये जानना ज़रूरी है, जानकर रखना ज़रूरी है कि क्यों इसी अनुक्रमा में हमें बताया गया है। तो इसीलिए व्याकरण हर भाषा के संदर्भ में ज़रूरी है। जितना हम व्याकरण को अच्छी तरह से सीखेंगे उतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मैं हिंदी के संदर्भ में कह रही हूँ, भाषा के संदर्भ में, हर भाषा के संदर्भ में व्याकरण को लेकर यही मान्यता है। हर भाषा के संदर्भ में व्याकरण है, कन्नड़ लीजिए, मराठी लीजिए, इंग्लिश लीजिए या फिर अंग्रेजी जो कहते हैं वो लीजिए, कोई भी भाग लीजिए, कोई भी भाषा लीजिए, हर भाषा का अपना अलग सा व्याकरण होता है। ये जो व्याकरण है उस भाषा को सुधारित रूप देता है, शुद्ध रूप देता है, इसीलिए जो है भाषा सुंदर बनता है। और भाषा का संगठन जैसे किया गया है, जैसे हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आमतौर पर सीख रहे हैं, तो उस भाषा के लिए कारण यही है क्योंकि इस व्याकरण के बदौलत है। व्याकरण ने भाषा को सुधारित रूप करते हुए जो है उसे सुव्यवस्थित ढंग से इसका संगठन किया है। तो देखिए, जैसे चाहे वैसे अगर मनमानी से करते जाएंगे, कुछ भी हम लोग यहाँ पर उच्चारण करेंगे, पहले कुछ भी हम लोग करते जाएंगे, तो कभी हमारे दिमाग में ये आ जाता कि भाषा भी एक विज्ञान है? नहीं है ना। तो कभी हमें सोच भी नहीं आता कि भाषा भी एक विज्ञान है, ऐसे हम सोच भी नहीं सकते थे। तो सब कुछ जो है तो या फिर कोई भी शास्त्र क्यों लीजिए आप लोग, उस सभी विज्ञान के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से आधार पर जो है उसे देखा गया है, सीखा गया है, प्रयोग करके उसका जो है पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उसका ठीक तरह से निदान निकाला गया है। तो इसीलिए भाषा को भी विज्ञान के रूप में देखा गया है। तो हिंदी भाषा के भी अपने अलग से विज्ञान है, विज्ञान साइंस के रूप में भाषा को पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत ये ध्वनि विज्ञान है या फिर ध्वनि सिद्धांत कहा जाता है। जो उच्चारण के संदर्भ में, भाषा उच्चारण जरूरी है, भाषा के लिए आवाज़ ज़रूरी है, ध्वनि ज़रूरी है। ये जो आवाज़ है जिसके ज़रिए मैं अब तक विचारों को अब तक सुना सकती हूँ या फिर अब तक पहुँच रही हूँ या फिर पहुँचा रही हूँ, ये जो भाग है ध्वनि के कारण से ही है। मेरी इस ध्वनि से या फिर इस गले के भाग से जो ध्वनि या फिर आवाज़ निकल रही है, उसी के आधार पर आप लोगों को क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इसीलिए छात्रों ध्यान में रखिए कि ये अनुक्रमा जो है भाषा के संदर्भ में, ये अनुक्रमा बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और इस अनुक्रमा को कभी हम बदल नहीं सके हैं या फिर बदलेंगे भी नहीं। बदलने के लिए भी कोई वहाँ पर बीच में चयन नहीं है, अवसर नहीं है, क्योंकि ये भाग विज्ञान के तौर पर परख कर रखा गया है। तो ठीक है, तो मेरी दृष्टि से आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में, इस हमारे व्याकरण भाग के संदर्भ में हम लोग ये स्वर व्यंजन सीखे हैं। तो क्यों? इसी अनुक्रमा में हम लोग सीखते गए हैं। तो उसके उच्चारण के आधार पर है। क वर्ग है जो हमारे गले के अंदर के भाग से निकलता है, इसीलिए वो पहले स्थान पर है ध्वनि के, जहाँ से निकलने वाला है। क, ख, ग, घ, ञ। उसके बाद च वर्ग है, च
क जहाँ से उच्चारित हुआ था उसके थोड़े से आगे के भाग से उच्चारित होता है, इसीलिए वो दूसरे स्थान पर है। ट वर्ग है, ट वर्ग उसके फिर आगे के भाग से च वर्ग होने के बाद ट वर्ग जो उसके आगे के भाग से उच्चारित होता है, इसीलिए उसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। ट ठ ड ड न। तो उसके बाद है त वर्ग जो आगे के भाग से, जीभ के आगे के भाग से वो आने वाला है, दांत के पीछे और मुंह के आगे से है, तो इसीलिए वो चौथे स्थान पर है। और अंतिम है पांचवें स्थान पर जो है प है, प फ ब भ म। तो इसी कारण से जो है ये अपने अनुक्रमा में सही बैठे हैं। तो ये जो है भाषा विज्ञान के संदर्भ में जो है आप लोगों के लिए है। तो हम लोग अब तक जो है व्याकरण के भाग में जो है सीखे हैं कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, और भाषा के संदर्भ में शब्द की संरचना और उसके साथ वाक्य का संगठन हम लोगों ने सीखा है। किस तरह शब्द का निर्माण करना है, वाक्य का निर्माण कैसे करना है, किस तरह इससे जो है हमें जोड़ना है, किस तरह भाषा का इस्तेमाल करना है, ये हम लोगों ने सीखा है। तो भाषा जो है बहुत ही मतलब हर किसी के लिए आवश्यक है, और जिस तरह हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूरी होता है। मतलब भाषा को अच्छी तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे तक जो है वही उसी रूप में वो पहुंचने वाला है, और भाषा को ही हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे के लिए भी वही गलती जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे या फिर बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी भाषा का, शुद्ध भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे, और उसके लिए जो भी हो हमसे जितना हो सके उतना काम हम लोग उसके लिए करेंगे। कुछ वाक्यों को लेकर मैं आप लोगों को उदाहरण के साथ यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी। एक उदाहरण लेंगे। रमेश ने खाना खाया। वाक्य है रमेश ने खाना खाया, या फिर सीता खेल रही है, राम पढ़ रहा है। सही है, वाक्य लिखी हूँ, सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिखी हूँ। तो देखिए वाक्य का संगठन हम लोगों ने देखा है, वाक्य का संगठन हम लोगों ने किया है, वाक्य हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं, कई सारे अलग अलग वाक्य हम लोग निर्माण किए हैं, चाहे छोटे वाक्य हो, बड़े वाक्य हो, या फिर संयुक्त वाक्य हो, जो भी हो। तो वाक्य का संगठन हम करने के लिए तत्पर हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, निर्माण करेंगे हम लोग। लेकिन वाक्य निर्माण करते संदर्भ में ये ध्यान में रखना है किस तरह से हमें वाक्य का संगठन करना है। कुछ यहाँ पर बदलाव है, देखिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सीता खेल रही है, राम पढ़ रहा है ना। अंतर है ना, वाक्य में आया है ना अंतर, सही है। सीता जब मैंने शब्द लिया है, या फिर लड़की का नाम मैंने लिया है, लड़की हो जो कोई भी हो, स्त्रीलिंग शब्द के रूप में है, सही है। तो ये स्त्रीलिंग रूप में जैसे मैंने इस्तेमाल किया, तो वाक्य का संगठन करते संदर्भ में वाक्य का अंत उसी रूप में मैंने परिवर्तन किया है। सीता खेल रही है, सही है। वही राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, राम शब्द आ गया, पुल्लिंग शब्द आ गया, और मेरे वाक्य का अंत भी जो है पुल्लिंग में ही अंत हो गया। तो जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर वाक्य का संगठन कर रहे हैं, तो ये जो भाग है, तो ये भाग जो है ज़रूरी है कि हमें किस तरह वाक्य निर्माण करना है, ये सिखाता है। अच्छे वाक्य, शुद्ध वाक्य कैसे निर्माण करना है, ध्यान में रखिए। स्त्रीलिंग शब्द से या फिर स्त्रीलिंग से, संज्ञा से जब वाक्य का शुरुआत होता है, तो उस समय जो है वाक्य का अंत उसी तरह स्त्रीलिंग में ही हमें अंत करना है। सीता है इसीलिए खेल रही है, अगर वाक्य सीता खेल रहा है करेंगे तो क्या होगा, हंसी आ रही है, हंसते हैं ना, तो कारण यही है। गलत लग रहा है ना वाक्य, सीता खेल रहा है, कैसे होगा वो, नहीं है ना, वाक्य सटीक नहीं होगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए उसे स्त्रीलिंग रूप में ही हमें अंत करना है। इसीलिए आ गया सीता खेल रही है। राम पढ़ रहा है, राम पुल्लिंग शब्द है, जानते हैं। अगर इससे हम उल्टा करेंगे तो राम पढ़ रही है, क्या होगा, नहीं है ना, गलत होगा ना। तो इसी कारण से राम पढ़ रहा है, राम पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए पढ़ रहा है होना है।
पढ़ रहा है। समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया। स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, उसका संगठन बदलता है। वाक्य के अंत उसकी सहायक क्रियाएं जो कहा जाता है उसमें अंतर आता है। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। वही अगर इसे हम बहुवचन के रूप में लेंगे तो ये निकालती हूँ, बहुवचन के रूप में अगर हम देखेंगे लड़के दौड़ रहे हैं, बहुवचन रूप है, लड़के बहुवचन है ना। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों एक एक है, मतलब एक वचन में है, इसीलिए वाक्य का उसी रूप में हम लोगों ने किया है। लड़के बहुवचन में आ गया, तो बहुवचन में आने के कारण हम लोग फिर से यहाँ पर बदलाव किए हैं। सही है, लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखिए बहुवचन रूप में ही हम लोग अंत किए हैं, तो कारण क्योंकि लड़के शब्द यहाँ पर आया है, बहुवचन का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसी कारण से है। तो वाक्य का संगठन हिंदी के संदर्भ में ध्यान देने की बात है। जब भी हम वाक्य का संगठन करते हैं जिसे हम संज्ञा के स्थान पर रखते हैं, ये जरूरी होता है। संज्ञा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, इसके आधार पर जो है वाक्य का अंत होता है। उसी आधार पर हमें वाक्य का अंत करना है। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप में ही अंत करना है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग रूप में ही हमें अंत करना है। बहुवचन है, बहुवचन में ही हमें अंत करना है। तो इसी कारण से ये जो तीनों भाग हैं ये ध्यान रखना आवश्यक है वाक्य संगठन करते संदर्भ में। तो जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका हम लोग जिस तरह प्रयोग में कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण मात्र दे रहे हैं, कोई भी वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वाक्य का संगठन कर सकते हैं, उस संदर्भ में ध्यान देना है। वाक्य की शुरुआत हम लोगों ने कैसे किए हैं, मतलब स्त्रीलिंग से है, पुल्लिंग से है, ध्यान में रखना है, और या फिर बहुवचन में है, एक वचन में, ये ध्यान में रखना है, और उसी अनुरूप में हम उन सहायक क्रियाओं के द्वारा हमें अंत करना है। ठीक है, तो देखिए बहुवचन में लड़के दौड़ रहे हैं हमने किया है, बिंदी आया हुआ है, जिसे हम अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण कहा जाता है। पूर्ण रूप से हम खुलकर नहीं कह सकते हैं, है ना, मतलब नासिक से अनुस्वार जो भी होता है नासिक से होता है, तो इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। बिंदी देना आवश्यक है जहाँ पर बहुवचन के शब्द होते हैं। बहुवचन के शब्द के संदर्भ में वाक्य पूर्ण करेंगे तब जो है अनुस्वार के साथ उस वाक्य का अंत करना जरूरी है, होता ही है, आवश्यक है, कंपलसरी है। लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सीता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जान गए हैं, तो वाक्य के जो शुरुआत हम लोगों ने किया है स्त्रीलिंग के द्वारा, तो उनका अंत जो है स्त्रीलिंग में ही किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अंत सहायक क्रिया में कोई अनुस्वार नहीं जोड़े। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है ना, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर कोई भी अनुस्वार नहीं जोड़े हैं, तो कारण यही है। तो ये अंतर जो है आपको जानना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, ये तीनों के संदर्भ में आप लोगों को इसे ध्यान में रखकर जो है वाक्य का अंत करना है। और अनुस्वार जहाँ पर आता है, अनुस्वार देना, उसका उच्चारण करना भी उतना ही जरूरी है। लड़के खेल रहे हैं, हम लोग बहुवचन के संदर्भ में किए। अगर वाक्य लड़के खेल रहा है करेंगे तो इस्तेमाल कर रहे हैं लड़के बहुवचन शब्द, और हम लोग उसका अंत जो है खेल रहा है, फिर लड़के खेल रही है करेंगे, क्या होगा? सही नहीं होगा ना, वाक्य गलत हो जाता है। व्याकरण दृष्टि से भी गलत है, इसकी दृष्टि से भी गलत है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम लोगों को वाक्य का संगठन कैसे करना है, उसके नियम किस तरह के हैं, या फिर किस तरह हमें वाक्य का निर्माण करते संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यक जो बातें हैं, कैसे हमें उस पर ध्यान देना है। तो इसीलिए छात्रों ये ध्यान देने की आवश्यकता है। वाक्य का संगठन जब हम लोग करते हैं तो वाक्य निर्माण करते संदर्भ में बड़े बड़े वाक्य ही न सही, छोटे वाक्य का निर्माण करके हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि हम सही वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ वाक्यों का आप लोग निर्माण करते जाइए। जब हम लोग वाक्यों का निर्माण करते जाएंगे तभी हमें पता चलता है कि वाक्य सही है या फिर गलत है। तो इसीलिए वाक्य का उदाहरण मैंने दिया है। तो भाषा के संदर्भ में ये जरूरी है
क्योंकि अभी भाषा को हम इसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह हम लिखने के लिए बैठते हैं तो वाक्यों का ही हम लोग सहारा लेते हैं, वाक्यों को छोड़कर ही हम लोग अपना जो भी है भाव लिखने के लिए प्रयास करते हैं। तो अच्छी तरह से वाक्य निर्माण करने के लिए हमें आ जाता है, तो इससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, जैसे ये वाक्यों को जो है आपको लिखने के लिए कहा गया है, तो कुछ वाक्यों के उदाहरण के रूप में आपको लिखना है। कम से कम 5 वाक्य आप लोग लिखिए। 5 वाक्य आप लिखिए, वो वाक्य सही है नहीं पहचानिए, अगर उसमें कुछ गलती आपको लगती है या फिर सही है नहीं ऐसा लगता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो है वाक्य निर्माण के संदर्भ में है। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर अलग विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे।